दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी 12वीं का जो सिलेबस चल रहा था वो अपन ने विवर्तन और विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्रुवण पोलराइजेशन की बात करेंगे। ध्रुवण पोलराइजेशन, ध्रुवण पोलराइजेशन, ठीक है कि पोलराइजेशन क्या होता है, कैसे अपन पोलराइज लाइट को प्राप्त करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि व्यतिकरण। व्यतिकरण अपन ने पढ़ लिया। व्यतिकरण एवं विवर्तन के प्रयोगों से, व्यतिकरण तथा विवर्तन के प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति है। ये बात सिद्ध होगी कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग प्रकृति है, यानी ये दोनों जो घटनाएं हैं व्यतिकरण तथा विवर्तन है दोनों हाइगन के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। या अपन ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण तथा विवर्तन को अपन हाइगन के तरंग सिद्धांत से अपन लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन क्या है, किंतु इन प्रयोगों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है, यानी इस बात की पुष्टि ये नहीं कर पाए, अनुप्रस्थ। मतलब ये दोनों प्रयोग हो गए, तरंग प्रकृति को इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये इस बात की भाई अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए, ठीक है, इस जानने के लिए कि भाई प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य, ये कई बार अच्छा क्वेश्चन भी है कि अपन प्रकाश की किस घटना के आधार पर ये समझा सकते हैं कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो व्यतिकरण और विवर्तन के प्रयोगों से अपन को कहीं भी ये जानकारी नहीं मिलती है कि प्रकाश है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति का है या अनुप्रस्थ प्रकृति का है। तो ध्रुवण पोलराइजेशन की घटना या प्रकाश के ध्रुवण की घटना, पोलराइजेशन की घटना, यह सुनिश्चित करती है या इससे सुनिश्चित होता है, घटना सुनिश्चित करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो यहां से एक बात और क्लियर होगी कि ध्रुवण हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों का ही हो सकता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होगा। क्या हो गया कि ध्रुवण हमेशा होगा तो अनुप्रस्थ तरंगों का ही हो सकता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का नहीं होता है। तो मान लो आ जाए प्रकाश की घटना अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ, तो प्रकाश के ध्रुवण की जो घटना है दोस्तों वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही हो सकती है। और ध्रुवण की घटना द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो तरंगे हैं उनकी नेचर है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ नेचर की वो होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित, ठीक है। अब अध्रुवित प्रकाश अपन बात करें कि प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है। प्रकाश किसका बना होता है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग तरंगों का बना होता है, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है कि वे तरंग
जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के भी क्या करते हैं, लंबवत होते हैं, यानी खुद आपस में लंबवत, यानी अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, E परपेंडिकुलर टू B और बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन डायरेक्शन के वेव प्रोपागेशन फैक्टर, या अपन कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेव, कि इसमें E और B दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर एक दूसरे के लंबवत होते ही हैं, वो तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं दोस्तों, लंबवत होते हैं। और इसी प्रकृति के आधार पर इनको अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ प्रकृति, ठीक है। लेकिन जब अपन प्रकाश की बात कर रहे हैं तो अपन ऐसा मान के चलेंगे कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र का प्रकाश में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। यानी जब अपन प्रकाश की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे दोस्तों, तो अपन किसकी बात करेंगे, E, यानी किसकी, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र। अपन मान के चलेंगे कि प्रकाश स्रोत के परमाणु से बहुत अधिक संख्या में तरंगें उत्सर्जित होती है। मान लो कोई परमाणु है और वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित कर रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा संख्या में तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जिसके द्वारा प्रकाश की साधारण किरण का निर्वात में क्या होता है, निर्माण होता है। प्रत्येक परमाणु एक तरंग उत्पन्न करता है जिसका विद्युत सदिश E, जिसका कौन सा सदिश, विद्युत सदिश, इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत सदिश, इसको अपन क्या कहेंगे, विद्युत सदिश। और सीधी सी बात यह है कि जब भी अपन लाइट की बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो लाइट में चुंबकीय क्षेत्र का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता, विद्युत क्षेत्र का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और स्वयं का, जैसे मान लो ये परमाणु है, ठीक है, और अपन मान रहे हैं ये प्रकाश विद्युत क्षेत्र से बना होता है, तो अपन ये मान लें कि ये डायरेक्शन तो क्या है इसकी, ये डायरेक्शन तो है इसकी y, और ये डायरेक्शन क्या है, z डायरेक्शन है। तो अब इसके अपन चारों तरफ, जैसे अपन ने तरंगागर में ऐसे अपन ने ऐसे सर्कल बना दें और हर डायरेक्शन में क्या कर दें ऐसे, ये विद्युत सदिश E है, इसके कंपन है। तो ये जो प्रकाश है जो हर डायरेक्शन में संभव है, किस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में संभव है, इसको अपन क्या कहेंगे, एक्स के अनुदिश, एक्स के अनुदिश, क्योंकि भाई वाई जेड तल में है तो एक्स के अनुदिश गमन कर रहा, एक्स के अनुदिश गमन कर रहा अध्रुवित प्रकाश। क्या है, अध्रुवित प्रकाश, यानी इसके जो कंपन है वो हर संभव दिशा में संभव है। अध्रुवित एक्स दिशा में गमन करता हुआ प्रकाश है, ठीक है। अब इसकी बात करें, यदि अपन को ध्रुवण की स्टडी करनी है दोस्तों, तो ये जितने सारे कंपन हैं इनको अपन दो कंपनों से मिलकर बना मान सकते हैं कि भाई ये पूरा ये जो कंपन है वो किसके हैं, विद्युत सदिश E के कंपन है, चारों हर डायरेक्शन में हर संभव दिशा में वाई जेड तल में स्रोत रखा हुआ है, और इसमें जो वेव जो तरंग जा रही है वो एक्स के अनुदिश गमन कर रहा अध्रुवित प्रकाश। यानी ये जो प्रकाश है हर दिशा में कंपन, हर दिशा में कंपन का मतलब ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है दोस्तों। कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है। इसको अपन दो कंपनों से मिलकर इसको बना हुआ मान सकते हैं। एक तो अपन कर दें क्या, तल में कंपन, ये तो तल में कंपन कर दिया ऐसे, ये तल में कंपन कर दिया अपन ने, ठीक है। और एक तल के लंबवत, एक ये, ठीक है। अपन ने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र जो प्रकाश बना हुआ है इसके सारे जो कंपन है वो दो कंपनों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब दो कंपनों से मिलकर क्या, कि अपन मान लें कि ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये डायरेक्शन तो x है और ये क्या है, y डायरेक्शन में ये है। तो अपन एक कंपन तो मान लें ऐसे कि ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, और एक क्या मान लें इस ब्लैक बोर्ड के या व्हाइट बोर्ड के लंबवत कंपन, ठीक है। यानी इन सारे कंपनों को अपन ने क्या कर दिया, इस दो कंपनों में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों जैसे ये अध्रुवित प्रकाश है, ये भी क्या हो गया, अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। क्या हो गया, ये अध्रुवित प्रकाश हो गया। यानी ध्रुवण की स्टडी करने के लिए वास्तव में है क्या, वास्तव में प्रकाश के कंपन हर संभव दिशा में संभव हैं, हर दिशा में पॉसिबल हैं, लेकिन ध्रुवण की स्टडी करने के लिए अपन इन सारे कंपनों को अपन ने ये मान लिया, होते नहीं है, अपन ने ध्रुवण की स्टडी करने के लिए मान लिया कि ये सारे के सारे चारों तरफ के जो कंपन है वो केवल दो कंपनों से मिलकर बने हुए हैं। एक तो क्या है, तल में कंपन है, और एक क्या है दोस्तों, तल के लंबवत कंपन है। तो ये जैसे अध्रुवित प्रकाश है वैसे ही क्या हो गया, ये भी अध्रुवित प्रकाश हो गया,
ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि परिणामी विद्युत चुंबकीय तरंगे अलग अलग परमाणु से उत्पन्न तरंगों के, जैसे मान लो ये बहुत सारे परमाणु हैं, अलग अलग परमाणु से उत्पन्न तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न होती है। ये परिणामी क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश, जो अलग अलग तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है वो कौन जनरेट करता है, अध्रुवित प्रकाश जनरेट करता है। साधारण अध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग के गमन की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत सर्वसंभव दिशाओं में क्या करते हैं, ये गति करते हैं। बस रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यदि z दिशा में अपना जा रहा है, x अक्ष के अनुदिश गमन कर रहा है, जैसे ये yz है, x अक्ष की दिशा के अनुदिश गमन कर रहा है, तो ये लंबवत है। ठीक है, और इन सारे कंपनों को अपन ने दो कंपनों में क्या कर लिया, इनको डिवाइड कर लिया। तो ये भी क्या है, अध्रुवित प्रकाश है, ये भी क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश किससे बना है, तो अपन कहेंगे कि जिन परमाणु से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं, अलग अलग परमाणु से विद्युत तरंगें उत्सर्जित होती हैं, तो वो किसी माध्यम में जैसे ही चलेंगी तो वो क्या करेंगे, अध्यारोपित होंगी, और उनके अध्यारोपण से हर संभव दिशा में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या होंगे, कंपन होंगे। और वो कंपन अपन किसके मान रहे हैं, विद्युत सदिश के मान रहे हैं। अपन ये मानेंगे कि बी का कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, प्रकाश में बहुत कम होता है, मैक्सिमम जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ई का है। तो ये जो अपने पास में आ गया, ये क्या है दोस्तों, अध्रुवित प्रकाश। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अध्रुवित प्रकाश अपने पास में आ गया। अब अपन बात करते हैं ध्रुवण की। अब जो अपन ने ये कंपन बनाए हैं दो, इन कंपनों को अपन एक कंपन को तो रोक लें, ठीक है, और एक कंपन को जाने दें। तो अपन ने क्या लगा दी, इस पे बाउंडेशन लगा दी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि कंपन क्या हो, एक ही प्रकार के कंपन हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ध्रुवण या ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ध्रुवण। किसकी बात कर रहे हैं, ध्रुवण की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। और अपन क्या कहें, प्रकाश के कंपनों, प्रकाश के कंपनों का मतलब किसके कंपन है, विद्युत सदिश के, विद्युत सदिश। प्रकाश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, प्रकाश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी विशिष्ट दिशा में सीमित बाउंडेशन, ये बाउंडेशन है, सीमा लगा दी अपन ने, या अपन ये कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, क्या कर लगा दिया अपन ने, बाउंडेशन लगा दिए कि प्रकाश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक विशिष्ट दिशा में सीमित करने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि ध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन ध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग गमन की दिशा के लंबवत, तरंग गमन की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, ध्रुवण के पश्चात कंपन तरंग की दिशा के परितः क्या हो जाते हैं, असममित। पहले तो क्या होते हैं, चारों तरफ सममित होते हैं, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शंस को अपन ने रोक लिया, एक वाइब्रेशन को, एक कंपन को अपन ने रोक लिया, और एक कंपन को ये अपन ने आगे जाने दिया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये जो प्रोसेस ध्रुवण जिसके थ्रू अपन प्राप्त कर रहे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं ध्रुवक। क्या बोलते हैं, ध्रुवक। पोलराइजर,
क्या बोला जाता है उनको? ध्रुवक बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता ही है कि ध्रुवक किस किस के बने होते हैं, तो अपन को एक ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो ध्रुवक अपन बात करें हैं वो है टूरमेलिन। टूरमेलिन, टूरमेलिन क्रिस्टल किसका बना होता है? टूरमेलिन क्रिस्टल का बना होता है। किसका बना होता है भाई? टूरमेलिन क्रिस्टल का बना होता है। क्रिस्टल को प्रकाशिक अक्ष के समांतर, क्रिस्टल को प्रकाशिक अक्ष के समांतर, क्रिस्टल को प्रकाशिक अक्ष के समांतर काटे गए, प्रकाशिक अक्ष के समांतर काटे गए टूरमेलिन क्रिस्टल से, काटे गए टूरमेलिन क्रिस्टल से जब प्रकाश गुजारा जाता है, जब प्रकाश गुजारा जाता है तो अपन को समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। गुजारा जाता है तो अपन को क्या मिलता है? समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है? समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। दूसरा टूरमेलिन क्रिस्टल हो गया। एक होता है दोस्तों निकोल प्रिज्म। क्या होता है? निकोल प्रिज्म। ये भी ध्रुवित प्रकाश यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने के काम में आती है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रकाश युक्ति है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या काम में आता है भाई? समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने के लिए। किसमें? निकोल। इसका नाम निकोल इसलिए रखा हुआ है कि निकोल नामक वैज्ञानिक ने 1828 में इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1828 में। ओरस्टेड के समय के समकालीन है ये। निकोल प्रिज्म है, ये भी क्या काम में आता है? समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने में। और तीसरा जो अपन 12वीं 11वीं में प्रैक्टिकल में काम लेते हैं उनको अपन बोलते हैं पोलेराइड। क्या बोलते हैं? पोलेरॉइड। क्या बोलता है? पोलेरॉइड होते हैं। ये एक पतली व्यावसायिक परत होती है जो वर्ताकार चकती के रूप में होती है। वर्ताकार चकती के रूप में, पतली पतली वर्ताकार चकती के रूप में, पतली। और कोई पूछे भाई किसकी बनी होती है, तो कैल्साइट। किसकी बनी होती है? कैल्साइट क्रिस्टल की बनी होती है। और ये भी क्या काम में आती हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने के काम में आती है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के काम में। ठीक है, तो तीन है, टूरमेलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म और पोलेराइड। यहां से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टल समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने में काम में नहीं आता। ठीक है, तो टूरमेलिन क्रिस्टल आता है, निकोल प्रिज्म काम में आती है, पोलेराइड काम में। अब कोई निकोल प्रिज्म तो अपने पास में कैल्साइट क्रिस्टल है, तो अपन ये मान सकते हैं कि भाई ये कैल्साइट से बना होगा। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। और यहाँ से ध्रुवित प्रकाश है, इसका मतलब जो कंपन जो हो रहे थे चारों डायरेक्शन में, पहले तो क्या थे दोस्तों? सममित कंपन थे। अब एक कंपन को इन्होंने क्या कर लिया? पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोक लिया, तो अब कंपन क्या हो गए? इसके चारों तरफ क्या हो गए? असममित। यानी समतल अध्रुवित प्रकाश जब है तो किसी परमाणु के चारों तरफ के कंपन क्या है? सममित है, क्योंकि सारी संभव दिशाओं में संभव है। लेकिन जैसे ही प्रकाश क्या हो गया? समतल ध्रुवित हो गया, तो कंपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट हो गए। इसका मतलब वहां उसके चारों तरफ जो प्रकाश होगा वो कैसा होगा? असममित प्रकाश होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कंपन तल तथा ध्रुवण तल। 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 देखो एक डायग्राम से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अपने पास में चारों तरफ एक स्रोत है जिनसे चारों तरफ क्या होता है? प्रकाश जनरेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ अपन ने क्या लगा दिया? एक समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने के लिए क्या लगा दिया? एक पोलेराइड लगा दिया। ठीक है, पोलेराइड इस हिसाब से है कि अपन को डबल दिखाई दे रहा है, और इस पोलेराइड पे अपन ने ऐसे एक तल बना दिया, ऐसे खींच दिया एक तल। ठीक है, और इस पोलेराइड भाई इसमें से पास एक्सिस होंगे, जैसे ऐसे होंगे, तो इसमें ये तो पूरा बना हुआ है, और एक अंदर से कोई पास एक्सिस होती है।
जो इसको यहाँ से जाने देती है। तो इसकी पास एक्सिस के लंबवत अपन एक ऐसे कंपन खींचते हैं, ठीक है, जो कैसे हैं, ऐसे, और ये ऐसे। भाई ये तो है खड़ा ऐसे और ये है ऐसे, भाई जो मैं खींच रहा हूँ ये तो है ऐसे, इस हिसाब से जैसे ये मैंने खींच दिया और ये आ गया, ठीक है। अब खींचने के बाद में क्या हुआ कि ये प्रकाश तरंग के संचरण की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये डायरेक्शन है, तो इसमें क्या हो गया, एक वाइब्रेशन को तो इसने रोक लिया और को इसने क्या कर दिया, जाने दिया। भाई ये अपन ने क्या लगा दिया, पोलराइड लगा दिया। तो एक जो डॉट वाला था कंपन, अपन ने दो कंपनों में माना था ऐसे, ये डॉट, तो इसने क्या किया, इस पोलराइड ने, यानी ये जो प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, यानी इसके जो कंपन है हर दिशा में संभव है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। और ये जो है ये, इसको अपन बोलेंगे कंपन तल, क्या बोलेंगे, कंपन तल। और ये जो है जिसमें ये है इसको अपन बोलेंगे ध्रुवण तल, क्या बोलेंगे, ध्रुवण तल। और इसको नाम दे दिया ई, एफ, ठीक है, और जी, और ये क्या हो गया, एच, ई एफ जी एच, ठीक है। और यहाँ जो ये प्रकाश अपना आ रहा है ये कैसा प्रकाश है भाई, समतल ध्रुवित, क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, यह है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो अपन वह तल जिसमें प्रकाश सदिशों के कंपन तथा, इसकी डेफिनेशन लिखें तो अपन क्या लिखें, वह तल जिसमें प्रकाश सदिशों के कंपन, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है। वह तल जिसमें प्रकाश सदिशों के कंपन तथा संचरण की दिशा, कंपन तथा संचरण की दिशा, तथा संचरण की दिशा विद्यमान या होती है, क्या कहलाता है, उसे कंपन तल कहते हैं, उसे कंपन तल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यहां से भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वह तल जिसमें प्रकाश सदिशों के कंपन तथा कंपन संचरण की दिशा होती है, प्रकाश सदिशों के कंपन तथा संचरण की दिशा होती है, कौन सा तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। यानी ये है कंपन तल, दिशा होती है और तल होते हैं। कंपन तल के लंबवत तल, इसी में आगे, कंपन तल के लंबवत तल, कंपन तल के लंबवत तल जिसमें कोई कंपन नहीं हो, जिसमें कोई कंपन नहीं हो, जिसमें कोई कंपन नहीं हो, क्या कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। कहने का मतलब उसके समांतर जो कंपन थे उनको तो अपन ने क्या कर लिया, रोक लिया, तो इसमें तो कोई कंपन होंगे नहीं, और ये क्या होगा, उसके लंबवत हो गए, यानी ये वाले तो रोक गए। भाई ये जो डॉट था, ये जो अपन ने किया है, ये तो अपन ने ऐसे बनाया था, तो ये ऐसे लगा हुआ है, ये टर्मेलिन, तो यहाँ से इसकी पास एक्सिस दोस्तों ऐसे है। तो जैसे ये वाला कंपन, अब यहाँ दो कंपन है, एक तो ये वाला कंपन और एक ये वाला कंपन। भाई ये तो जो तीर का निशान लगाया है मैंने, ये इसके साथ में बगल में प्रिज्म रखा हुआ है, यहाँ से जो कंपन आ रहे हैं, दोनों कंपन आ रहे हैं, तो ये कंपन तो यहाँ से गुजर जाएंगे। और ये जो कंपन है दोस्तों, ध्रुवण तल ऐसे है, ध्रुवण तल ऐसे पड़ा है, ये ध्रुवण तल है, तो ध्रुवण तल वाली ये कंपन तो रोक लिए इसने, तो वह तल क्या हो गया, ध्रुवण तल हो गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं है, और ये हमेशा क्या होता है, कंपन तल के लंबवत होता है। इसको अपन को ध्यान में रखना है। ये क्या कहलाता है, ध्रुवण तल। और दोनों तलों के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। यहाँ परिभाषाओं से क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें कंपन तल नहीं होता या जिसमें कंपन नहीं होते वो कौन सा तल कहलाता है, ध्रुवण तल हो जाएगा, कंपन तल हो जाएगा, तीसरा कोई और साधारण तल बोल सकता है, या कोई और अपन को ऑप्शन दे सकता है। तो अपन को ये बात ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करेंगे प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन। प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन। देखो कैसे प्रायोगिक प्रदर्शन अपन करें,
कि प्रायोगिक प्रदर्शन, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं प्रायोगिक प्रदर्शन से, इंपॉर्टेंट भी है कि अपने पास में क्या रखा हुआ है दोस्तों, ये कोई अपने पास में पोलराइड है, या अपन बोल सकते हैं कि भाई टूरमेलिन का कोई क्रिस्टल है, टूरमेलिन का कोई क्रिस्टल है। इस टूरमेलिन की क्रिस्टल की बात करें तो ये जो होती है, ये जो एक्सिस होती है, ये इसकी पास एक्सिस होती है। पास एक्सिस का मतलब बहुत महीन सा, बाकी ये सारा क्या होता है ऐसे कैल्साइट उस बना होता है क्रिस्टल का, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे रख दिया अपन ने, ठीक है। और इसके पास में जो क्रिस्टल यानी जो कंपन आ रहे हैं वो दोनों कंपन आ रहे हैं, यानी इस पर आपतन होने वाला जो प्रकाश है दोस्तों वो क्या है, अध्रुवित प्रकाश। क्या हुआ है, अध्रुवित प्रकाश है। इसको अपन बोल सकते हैं साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश। इसमें दोनों कंपन आ रहे हैं और ये ए है, इसको अपन ने नाम दे दिया ध्रुवक। ये क्या करेगा, ध्रुवण का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो प्रकाश जनरेट हो रहा है अपन मान सकते हैं कि भाई ये ऐसे किसी स्रोत से जनरेट हो रहा है, पी कोई स्रोत है, पी यहाँ से स्रोत से जनरेट हो रहा है, दोनों कंपन इसके पास में। अब क्या होगा कि दोस्तों इसमें दो कंपन आ रहे हैं, एक तो ये वाला कंपन आ रहा है और एक ये वाला कंपन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसने परपेंडिकुलर कंपन को रोक लिया और यहाँ इसको जाने दिया, यानी इन कंपन को इन्होंने जाने दिया, ठीक है भाई। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, प्रकाश किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे। ये पी पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट से जा रहा है ना, ये पी पॉइंट से, पी पॉइंट से जा रहा है और ये पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। अब ओ तक तो आ गया। अब अपन को ये साधारण प्रकाश था, ये ध्रुवित है या नहीं है, इस बात का अपन क्या नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, जैसे मान लो ये ऐसे है, अब इसमें से ये वाला प्रकाश तो चला गया, अब जैसे मान लो इसको ऐसे करूंगा तो ये वाला कंपन चला जाएगा इसमें से। मान लो इसको अपन ऐसे करें दोस्तों, इसको अपन ऐसे कर दें, इसको ऐसे करें कि ये पास एक्सिस है, और अब इसमें से यदि क्रिस्टल जा रहा है, ये कंपन जा रहा है, तो अब कौन से को रोक लेगा ये भाई, इसको अपन रोटेट करें, कहने का मतलब है ध्रुवक को अपन ऐसे था, समांतर था, तो ऐसे करें तो ये कंपन चला गया, यानी इधर अपन को लाइट दिखाई देगी। ऐसे करेंगे तो ये वाला कंपन चला जाएगा, तो भी अपन को लाइट दिखाई देगी। कहने का मतलब यदि इस ध्रुवक को अपन घुमा के भी देखें तो अपन को इधर लाइट प्राप्त ही होगी, ठीक है। अपन क्या करेंगे, प्रकाश पुंज के इसके लंबवत रख दिए और निगमित प्रकाश हल्का सा रंगीन होगा, यानी यहां पर अपन को क्या होगा, लाइट दिखाई देगी। यानी इसको ऐसे रखेंगे तो ये वाला कंपन निकल जाएगा, ऐसे रखेंगे तो ये वाला कंपन रखा जाएगा। तो अब अपन को ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है, ये प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है। इस बात का पता लगाने के लिए जैसे ऐसे करेंगे तो कौन से कंपन निकल जाएंगे, ये वाले कंपन निकल जाएंगे, तो भी यहाँ क्या आ जाएगा, लाइट आएगी, अपन को यहाँ से प्रकाश दिखाई देगा। तो इसको खत्म करने के लिए या देखने के लिए, इसका प्रयोग करने के लिए अपन ये बताएं कि भाई इसमें से वास्तव में ये कंपन रुका या नहीं रुका। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए अपन, हाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि भाई एक तो हो गया ध्रुवक, ये तो हो गया ध्रुवक, ठीक है। और एक इस ध्रुवक की पता लगाने के लिए एक आगे अपन एक ऐसा ही सेम टू सेम क्रिस्टल, ये ए माना है अपन ने, ये बी माना है, ये इसकी पास एक्सिस हो गई, ठीक है। बाकी ये दोनों सेम ही है, एक जैसे ही है पास एक्सिस। और यहां से अब इसके पास में क्या आ रहा है यार, ठीक है, ये कंपन इसके पास में, ये साधारण प्रकाश हो गया, ऐसे है। अब ये प्रकाश यहां गया तो यहां कौन सा आ गया भाई, ये प्रकाश आ गया। अब ध्यान से देखेंगे अपन, ये P जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये क्या हो गया दोस्तों, O, ठीक है। अब बात क्या है कि यदि ये एक लगा दिया अपन ने, एक इसके आगे समांतर लगा दिया, तो जैसे ही अपन समांतर लगाएंगे तो ये वाली लाइट इसके अंदर से पास एक्सिस से दोनों गुजर जाएंगी, क्योंकि ये समांतर पोजीशन है, ठीक है, ये निकल जाएगी। लेकिन अब जैसे ही इसको अपन घुमा देंगे दोस्तों, भाई इसको तो फिक्स रखेंगे अपन, इसको घुमाएंगे तो अगले रोटेशन में ये तो ऐसे है और ये तो ऐसे है, और इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों के बीच में तो ये कंपन थे ना, अब जैसे मान लो इसको घुमाने के बाद में इसकी स्थिति ये आ जाती है अपने पास में, ये मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ,
ये आप ध्यान रखोगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। इसकी स्थिति में थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ कि भाई ये तो ऐसे का P है, ये ऐसे का ऐसा है, ये अपनी जगह पड़ा है ऐसे का ऐसा, ठीक है, ये इसकी पास एक्सिस है, ठीक है, और ये यहां ये कंपन आ रहा है, और इसको मैंने घुमा कर क्या कर दिया, ये पोजीशन कर दी, 90 डिग्री पे घुमा दिया इसको। तो यहां क्या प्राप्त होगी अपन को, नो लाइट। भाई अपन ने घुमा दिया, यहां तो इसके पास में दोनों कंपन थे, ये तो अपनी जगह फिक्स है ए, और अब इसको अपन ने बी को घुमा दिया तो ये बी यहां गया, ये पोजीशन आ गई बी की। तो दोस्तों ये जो जब ये ऐसे है तो ये वाले कंपन तो इसके अंदर से अब जा नहीं पाएंगे, तो अपन को यहां प्राप्त लाइट नहीं प्राप्त होगी। यहां अपन को क्या प्राप्त हुई, लाइट, यहां लाइट अपन को नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद में इसको और रोटेट कर देंगे तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, वापस 270 डिग्री हो जाएगा। भाई पास एक्सिस तो इसकी पहले 0 डिग्री थी, फिर 90 डिग्री होगी, वापस इसको घुमा दिया तो इसको अपन ने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो अपन को क्या मिल जाएगी, वापस निकल जाएंगे। और वापस जैसे अपन इसको ऐसे करेंगे ऐसे, तो वापस अपन को क्या मिलेगी, नो लाइट मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे तो अपन ने क्या किया है, ध्रुवण। भाई इससे तो अपन ने कंपनों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इससे अपन ने क्या कर दिया है दोस्तों, पता लगाया है कि वास्तव में लाइट ध्रुवित हुई है या नहीं हुई है। यदि लाइट ध्रुवित नहीं होती, यहां भी कंपन दोनों आते, तो यहां अपन को लाइट प्राप्त होती। यहां पर क्या है, अंधेरा है, नो लाइट लिखा है मैंने कि यहां लाइट प्राप्त नहीं होती, नो लाइट है। इसका मतलब ये जो प्रकाश है ये क्या है, समतल ध्रुवित है, यानी इसके जो कंपन है वो एक निश्चित दिशा में है। और यदि यहां लाइट प्राप्त होती, जैसे यहां लाइट है, नो लाइट आ गई, इसका मतलब ये है इसका अध्रुवित, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों विश्लेषक। क्या बोलते हैं इसको, विश्लेषक, एनालाइजर। इसको तो अपन बोलते हैं एनालिसिस किया तो एनालाइजर, और इससे अपन तो इसको अपन बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं इससे, पोलराइजर इसको अपन बोलते हैं। और यहां से अपन को क्या होते हैं, ये स्थिति प्राप्त होती है। जब दोनों समांतर होते हैं तो इसको बोला जाता है समांतर, दोनों की जो पास एक्सिस होती हैं वो समांतर होती हैं, तो इसको बोलता है समांतर व्यवस्था। और एक की पास एक्सिस ऐसे, जैसे इसकी तो पास एक्सिस है ऐसे, इसकी पास एक्सिस क्या है ऐसे, तो एक पास एक्सिस ऐसे एक ऐसे, तो 90 डिग्री होता है, तब इसको बोला जाता है क्रोसित। कौन सी, क्रोसित व्यवस्था। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रोसित व्यवस्था, क्रॉस कर दो, क्रोसित अवस्था कह अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की विधियां। ये जो प्रकाश प्राप्त हो गया ये ध्रुवण है, ये विश्लेषक है, या ये इसको अपन यहां काम में लेंगे तो ये विश्लेषक बन जाएगा और ये ध्रुव बन जाएगा। किसी को भी एक्सचेंज अपन कर सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब देखो समतल ध्रुवित प्राप्त करने की विधियां, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, अभी अपन पढ़ेंगे मेलस का नियम, इंपॉर्टेंट। देखो समतल ध्रुवित प्राप्त करने की विधियां, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। वैसे तो विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 2 ही विधियां हैं। नंबर 1 क्या है, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। क्या है भाई, परावर्तन द्वारा ध्रुवण है, और इसमें अपन ये एक सतह है, ठीक है, और यहाँ से अपन ने क्या डाल दिया, यह विलंब है, और यहाँ ये आपतित प्रकाश किरण होगी, और ये आपतित प्रकाश किरण यहाँ से जो प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है वो क्या है, अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। और यहाँ से जो ये आपतित हो रहा है, इसको कोण को अपन ने मान लिया थीटा पी, ध्रुवण कोण। जो आपतन कोण है उसको अपन ने मान लिया ध्रुवण कोण थीटा पी है। तो अब आपको पता है कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण, परावर्तन की परिभाषा से अपन जानते हैं कि भाई किसी सतह पर आपतित होती है तो टकराकर उसी सतह वापस चली जाती है, तो जिस कोण पर आपतित हुई है उसी कोण पर ये चलेगी। तो यहाँ जो अपन को प्रकाश मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्रुवित, इसमें डॉट वाले कंपन, और कुछ न कुछ प्रकाश इधर भी चला जाएगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, थीटा पी, और ये जो कोण है वो क्या हो जाएगा, थीटा आर, रिफ्लेक्टिंग एंगल। और ये कौन सा है, सघन माध्यम। ये क्या है, सघन माध्यम, तभी प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक गई, और ये
इसमें आंशिक ध्रुवित, ये अपन क्या कहेंगे कि आंशिक ध्रुवित अपन को मिलेगा। क्या मिलेगा अपन को? आंशिक ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। और आपतन तल के लंबवत, आपतन तल के लंबवत 100% ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, यहां जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये परावर्तित और अपवर्तित इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यदि अपन ऐसा करें कि किसी सतह पर प्रकाश का आपतन यानी आपतन कोण का मान उतना हो जाए, इसको कई बार अपन ध्रुवण कोण भी बोलते हैं दोस्तों, और ब्रूस्टर कोण भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ब्रूस्टर कोण भी बोला जाता है। कि आपतन कोण का मान इतना करें कि आपतित, ये तो क्या है परावर्तित, और ये क्या है अपवर्तित, परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण यदि 90 डिग्री होगा तो जो परावर्तित जो किरण है वो पूर्णतः क्या होगा? ध्रुवित प्रकाश होगी, और ये क्या होगी? आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगी। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सबसे सरल विधि, सबसे सरल विधि ये भी आ सकता है, सारी विधियां आ जाए और अगला पूछ लेगी इसमें प्राप्त करने की सबसे सरल विधि, सबसे कम खर्चीली विधि यही है। ठीक है, इस विधि की खोज किसने? मेलस नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। किसने? मेलस नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। जब साधारण प्रकाश पुंज किसी सतह से परावर्तित होता है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से क्या हो जाता है? ध्रुवित होता है। परावर्तित प्रकाश क्या होता है दोस्तों? आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। ध्रुवण कोण, इसमें आई है ध्रुवण कोण की परिभाषा। तो ध्रुवण कोण क्या है कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। ध्रुवण कोण कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखो बूस्टर का नाम, जब प्रकाश ध्रुवण कोण पर अथवा बूस्टर कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित पुंज में ध्रुवण की कोटि क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, इसमें भी जब आपतन कोण का मान, ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण के बराबर होता है तो परावर्तित पुंज में ध्रुवण की कोटि उच्च होती है। ध्रुवण की कोटि क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, अब देखो बूस्टर नियम अपन करें कि भाई अपवर्तन की अपन बात करें तो ये देखो इसका पदार्थ का अपवर्तनांक अपन मान ले म्यू, ये थीटा है, और ये पूरा 180 डिग्री है दोस्तों। देखो यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री, इसमें ये बोल रहा है ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो यहां से अपन बूस्टर कोण की बात करें, बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण एक ही बात है। ध्रुवण कोण की अपन बात करें तो आईपी लिखते हैं, बूस्टर कोण की बात करें तो आईबी लिखते हैं। यह आपतन कोण जो थीटा पी लिखा है, इसके नीचे थीटा पी लिखोगे तो ध्रुवण कोण, और इस थीटा के नीचे बी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? बूस्टर कोण। ठीक है, होता क्या है, स्नेल का नियम लगाएं, अपन जानते हैं सारे लोग, म्यू इक्वल्स टू क्या है दोस्तों? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यहां अपन ने लिख दिया साइन थीटा पी अपॉन साइन थीटा आर। ठीक है, यहां से अब देखें चित्र से अपन ने कंडीशन लिखी है। क्या कंडीशन लिखी है कि थीटा पी, ये थीटा पी प्लस थीटा आर की वैल्यू कितनी है? थीटा पी प्लस थीटा आर बराबर 90 डिग्री। क्योंकि कंडीशन ये है कि भाई ये आपतन कोण का मान इस हिसाब से अपन लेंगे कि परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण 90 क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो यहां से थीटा आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री माइनस थीटा पी। यानी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और थीटा आर बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा पी। यहां से अपन लिखें
तो म्यू इक्वल्स टू साइन थीटा पी अपॉन साइन आर। थीटा आर है, थीटा आर की वैल्यू लिखते हैं अपन 90 डिग्री माइनस थीटा पी, ठीक है। और म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा पी बटे ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा पी, और म्यू बराबर क्या हो गया, टेन थीटा पी। और यहाँ से थीटा पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स म्यू। ये इसे अपन क्या कहते हैं, बूस्टर लॉ। इसे अपन क्या कहेंगे, बूस्टर लॉ, या बूस्टर लॉ में म्यू बराबर इसको अपन कहते टेन थीटा बी, तो थीटा बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू। या कई बार थीटा बी की जगह दोस्तों आई बी लिखा होता है, तो आई बी बराबर भी कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा। तो यदि अपन को ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है तो इसके लिए कंडीशन है कि आपतन कोण का मान तो क्या होना चाहिए, ब्रेविस्टर कोण के बराबर या ध्रुवण कोण के बराबर होना चाहिए। और परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें, इसमें दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या है, आपतन कोण का मान थीटा पी के बराबर या थीटा बी के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें, परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होनी चाहिए दोस्तों, लंबवत होती हैं। क्या होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। और इसके थ्रू ही अपन क्या, अपने पास में क्या आता है, बूस्टर का नियम। यदि इसका कन्वर्ज यदि अपन सही करना चाहें कि मान लो अपन ये बूस्टर कोण प्राप्तित हो रही है, तो परावर्तित और अपवर्तित के बीच में कोण कितना होगा, तो इसका रिवर्स और देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं इसका रिवर्स। अपन जानते हैं कि स्नेल के नियम से म्यू इक्वल्स टू साइन थीटा पी अपॉन साइन थीटा आर। स्नेल का नियम अभी जानते हैं, इस सतह के लिए अपन ने लगा दिया जो चित्र बनाया था। बूस्टर के नियम से अपन ये भी जानते हैं कि म्यू इक्वल्स टू कितना होता है, टेन थीटा पी, ठीक है। थीटा पी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, साइन थीटा पी अपॉन कोस थीटा पी, ठीक है। ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, दोनों को बराबर कर दो, तो साइन थीटा पी बटे साइन थीटा आर बराबर क्या हो गया, साइन थीटा पी बटे कोस थीटा पी। साइन थीटा पी से साइन थीटा पी कट गया, तो क्या आ गया भाई, साइन थीटा आर, साइन थीटा आर बराबर कोस थीटा पी, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट साइन थीटा आर बराबर कोस को अपन लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आर। क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा पी, या थीटा आर साइन थीटा आर, साइन थीटा आर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा आर को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पी लिख सकते हैं, थीटा पी, ठीक। यहाँ से तो इंप्लाइज दैट थीटा आर इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा पी, इंप्लाइज दैट थीटा पी प्लस थीटा आर बराबर कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। यानी अपन वापस उल्टा भी कह सकते हैं कि इनके लिए क्या होनी चाहिए, बात ये हो जानी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, ये दो कंडीशन तो है ही, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है आई लेस देन थीटा पी यदि हो, अथवा आई इज ग्रेटर देन थीटा पी, यदि ध्रुवण कोण से आपतन कोण का मान ज्यादा या आपतन कोण का मान क्या हो, के लिए परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश दोनों आंशिक रूप से क्या होंगी, ध्रुवित होंगी। दोनों का मतलब क्या है, परावर्तित व अपवर्तित, परावर्तित व अपवर्तित दोनों जो किरणें हैं वो आंशिक रूप से क्या होंगी दोस्तों, ध्रुवित होंगी। ये बात अपन को पता याद रखनी है। समझ में आ गया। ये ध्रुवण बूस्टर लॉ पे भी कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अपनी किस्मत अच्छी होती है तो सीधा सीधा नियम ही पूछ लेता है, और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यू इक्वल्स टू 10IB, और कई बार म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC, इन दोनों से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आ जाता है कि क्रांति कोण का मान पूछ लिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, म्यू बराबर साइन अपॉन IC, क्रांति कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण, प्रकीर्णन क्या है कि जैसे ही किसी परमाणु या अणु पे प्रकाश की कोई किरण उस पे गिरती है तो वो उस किरण को क्या कर लेता है, वापस अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद में वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है कि कोई भी परमाणु या अणु वो 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है। तो वो वापस जो अवशोषित प्रकाश है उसको उत्सर्जित करता है, और वापस प्रकाश के उत्सर्जित करने की घटना क्या कहलाती है, प्रकीर्णन। तो देखो, प्रकीर्णन द्वारा
प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात अपन करेंगे कि ये कोई अणु है या परमाणु है और यहां पर हर डायरेक्शन में समतल अध्रुवित प्रकाश इस पर क्या होगा दोस्तों, आपतित होगा। ठीक है, ऐसे आपतित हो रहा है तो इसके वाइब्रेशन है वो ऐसे आ जाएंगे। अध्रुवित प्रकाश है तो इसके वाइब्रेशन ऐसे, दोनों वाइब्रेशन शामिल है इसमें। तो अपन ये क्या वाई डायरेक्शन से आपतित हो रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश। क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश। ये कोई अणु है या परमाणु है, तो अब ये अणु या परमाणु क्या करेगा, इसको पूरे को क्या कर लेगा, सोख लेगा और एक निश्चित डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, और ये इसकी निश्चित डायरेक्शन में प्रकाश क्या करता हुआ कि ये एक तरफ वाइब्रेशन चले जाएंगे, एक तरफ ये वाइब्रेशन चले जाएंगे, कि ये इस हिसाब से कंपन करेंगे परमाणु कि परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है वो एक तरफ, यानी इधर क्या मिलेंगे अपन को, ध्रुवित प्रकाश, इधर क्या मिलेगा अपन को, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इस हिसाब से वाइब्रेशन करने लग जाएंगे, कंपन इस हिसाब से करने लग जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इस पर जो लाइट आपतित हो रही है उसको ये अवशोषित करेगा तो कंपन वाइब्रेशन होंगे तो ये उस डायरेक्शन में कंपन करने लग जाएगा कि एक में तो क्या होगा, ये साथ निभाएगा, एक को ऐसे ही जाने देगा। तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, और जो बीच में है उनके साथ में ये दोनों कंपन निकल जाएंगे ऐसे, और ये अपन को क्या मिलेगा, अध्रुवित प्रकाश। क्या मिल जाएगा, अध्रुवित प्रकाश। इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि धूल, वायु आदि के छोटे कणों पर जब प्रकाश गिरती है, प्रकाश की तरंग धैर्य की तुलना में क्या होने चाहिए, बहुत छोटे आकार के, तो यह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अवशोषित होते हैं, यानी ये जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके द्वारा अवशोषित होते हैं तथा सभी दिशाओं में पुनः विकिरित होते हैं, तथा सभी दिशाओं में क्या हो जाएंगे, पुनः विकिरित हो जाएंगे। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा के लंबवत दिशा में प्रकीर्णन प्रकाश सदैव, आपतित प्रकाश की कौन सी दिशा में, लंबवत दिशा में प्रकाश सदैव क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। अपन ये मान सकते हैं कि जैसे ही कोई परमाणु या अणु पर प्रकाश आपतित होता है तो वो कंपन करने लग जाता है। तो मान लो जैसे ये कंपन ऐसे हैं प्रकाश के, ये भी इसके साथ में कंपन करने लग जाता है, तो ये तो इसके साथ में चले जाएंगे, और बाकी जो रोक लिया वो क्या हो जाएंगे, लंबवत कंपन है, उनको एक तरफ कर लेगा। तो लंबवत कंपन भी अलग हो गए, तो ये भी ध्रुवित प्रकाश, एक साथ में चले गए वो भी क्या हो गए, ध्रुवित प्रकाश। और जो रह गए जिनको किसी ने छेड़ा ही नहीं वो क्या हो गए, जैसे इसमें व्हाइट लाइट अपन करेंगे तो लाल रंग है वो विक्षेपित होता ही नहीं है, प्रकीर्णित होता ही नहीं है, तो उसके कंपन क्या हो जाएंगे, सीधे के सीधे ऐसे आ जाएंगे। इस हिसाब से अपन क्या कहते हैं कि प्रकीर्णन द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण हो सकता है। एक जैसे अपवर्तन द्वारा भी अपन ने पढ़ा है, अपवर्तन द्वारा भी संभव है प्रकाश का ध्रुवण। अपन को विधियां होंगी, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण संभव है, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, द्वि अपवर्तन द्वारा। और ये द्वि अपवर्तन पर कौन विधि आधारित है, ठीक है ना, कैल्साइट ट्रूमलेन, यानी ये भी अपवर्तन प्राप्त कर सकते हैं, द्विवर्णता द्वारा अपवर्तन प्राप्त कर सकते हैं, द्वि अपवर्तन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों ये और अन्य विधियां हैं जिसके द्वारा अपन समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं, जिसमें दो सिलेबस में अपने, एक तो प्रावर्तन के द्वारा बूस्टर का नियम है, और एक प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। और अब इसका लास्ट टॉपिक है और वो है मेलस का नियम, जिसपे काफी न्यूमेरिकल आते हैं। मेलस का नियम बहुत सिंपल है, और ये क्या कहता है कि किसी भी विश्लेषक से पारगमित तीव्रता का मान कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होता है। और थीटा क्या है, दोनों, जैसे ये तो ध्रुवक है, ये ध्रुवक की पास एक्सिस, ठीक है, और दोस्तों ये विश्लेषक की पास एक्सिस, यानी ये ध्रुवक की पास एक्सिस और ये विश्लेषक की पास एक्सिस, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो इस पर कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लो यहाँ प्रकाश किरण क्या है, I0,
तो इससे निकलने वाली प्रकाश क्या है, तीव्रता क्या होगी, आई टी। वो दोनों जो ध्रुवक और विश्लेषक की जो पास एक्सिस है उनके बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसको अपन को ऐसे याद रखना है। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, आई टी इक्वल्स टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा। आई जीरो का मतलब क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, प्रारंभिक तीव्रता अपन बोल सकते हैं। तो अपन क्या कहें कि जब पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश, समझ में आ गई बात, ये थीटा ये थीटा। अब देखो इस थीटा को यदि अपन इसके घटक अपन लेना चाहें, अभी मैं इसको क्लियर करके बताता हूं आप लोगों को। पहले ये नियम तो समझ में आ गया होगा, आई टी समानुपाती क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख के बताता हूं आपको। आई टी इंप्लाइज दैट आई टी इक्वल्स टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कैसे लिखें कि जब पूर्णतया समतल ध्रुवित, जब पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज विश्लेषक एनालाइजर विश्लेषक पर आपतित होता है, विश्लेषक पर आपतित होता है तो निर्गम प्रकाश की तीव्रता, यानी आई टी, निर्गम प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक एवं विश्लेषक के निर्गमन तलों के बीच कोण की कोज्या यानी कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी आई समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से आई टी, तो आई टी बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगी आई जीरो, जहां आई जीरो क्या है, प्रारंभिक तीव्रता। जैसे इसको अपन सोल्व करें तो ये क्या है, ध्रुवक, ये क्या है, ध्रुवक है, और ये ध्रुवक की पास एक्सिस, यानी ये चारों तरफ से क्रिस्टल से होता है, केवल यहां से ही मतलब क्या प्रकाश किरण निकल सकती है। दूसरा ये विश्लेषक, इतना ही सेम टू सेम होता है, इतना ही मोटा है ये विश्लेषक। ठीक है, ये दोनों की पास एक्सिस है, और यहां से प्रकाश ये आपतित हो रहा है, ये प्रकाश के आपतन की दिशा है। ठीक है, अब देखो यदि इसकी पास एक्सिस को यहां से लेके इसको मैं ए मान लेता हूं दोस्तों, ए, ये वाला ए, तो ये कौन है, थीटा। तो इसकी दिशा में जो कंपन होंगे, यानी इसकी दिशा, एक तो ये होगी दिशा, डायरेक्शन इसकी, जैसे मान लो ए को अपन बात करें कि ये ए है, एक तो क्या होगी इसकी ये डायरेक्शन, ठीक है भाई, और एक इसके लंबवत डायरेक्शन, ये ए है। ठीक है, जैसे ए, इसको मान लिया अपन ए, ये ए है, ये ए मान लिया, और ये इसकी पास एक्सिस है, इनके बीच का ये कौन क्या, थीटा। तो ए का ये वाला घटक क्या हो गया, ए कोस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो गया, ए साइन थीटा। ठीक है भाई, और इसको यहाँ से अपन मिला दें लंबवत, और लंबवत यहाँ से इसको भी मिला दें, ये लंबवत हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ध्रुवक का तल। ठीक है, और ये तो हो गया ध्रुवक का तल, और ये किसका तल है, विश्लेषक का तल, विश्लेषक का तल। ठीक है, तो विश्लेषक का और ध्रुवक का तल जब एक दिशा में होंगे तभी तो कोस का कंपोनेंट आएगा, और ये क्या है भाई, कोस का है, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और अपने पास में आ जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करें तो ये हो गया नियम कि यहां से जो निकलने वाली तीव्रता है, यानी इससे निकलने वाली तीव्रता आई टी, वो क्या होगी, समानुपाती क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नेट में भी कई बार आते हैं, अपने फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में भी कई बार
आते हैं, गेट में भी आए हैं, जेस्ट में भी आए हैं। सारे मेलस के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। यहां से अपन को ये देखना है कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब दोनों की पास एक्सिस क्या हो, समांतर हो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, नियम हो गया आई टी इक्वल्स टू आई जीरो कोस स्क्वायर थीटा। तो 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आई टी क्या हो जाएगी, आई जीरो। आई टी बराबर क्या हो जाएगा, आई जीरो। और यहां से जो तीव्रता होगी अधिकतम, तीव्रता क्या अधिकतम। और इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, समांतर व्यवस्था। अभी मैंने डिस्कस की थी समांतर व्यवस्था, ठीक है। और जब थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, 0। कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है भाई, 0। और यहां से आई टी इक्वल्स टू कितने हो जाएगी, 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री 0। और यहां से ये क्या होगी, न्यूनतम। और ये जो व्यवस्था है इसको अपन कहेंगे क्रोसित व्यवस्था। क्या कहेंगे, क्रोसित व्यवस्था। क्या कहेंगे, क्रोसित व्यवस्था, इसको अपन कह देंगे, ठीक है। और I0 जो है वो इनिशियल प्रारंभिक तीव्रता है। I0 वो क्या है, प्रारंभिक तीव्रता है। तो I0 को अपन ऐसे बोल सकते हैं, यदि I0 इक्वल्स टू के इंटू ए स्क्वायर। I0 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश एक ध्रुवक पर गिरता है तथा प्रकाश के कंपनों का आयाम ए पोलराइड की प्रकाशिक अक्ष से थीटा कोण बनाता है। तो कंपनों का प्रकाशिक अक्ष के समांतर घटक, कंपनों का प्रकाशिक अक्ष के समांतर, प्रकाशिक अक्ष के समांतर घटक अभी मैंने बताया था, ये वाला घटक, ये क्या है, ए कोस थीटा। और ये क्या है, प्रकाशिक अक्ष के लंबवत, वो क्या है दोस्तों, ए साइन थीटा। वो घटक तो क्या होगा, ए कोस थीटा तो हो जाएगा प्रकाशिक अक्ष के समांतर घटक, और ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, उसके लंबवत घटक हो जाएगा। ध्रुवक केवल उन्हीं कंपनों को संचरित करेगी जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगे, अर्थात ए कोस थीटा को ही संचरित करेगी। किसको करेगी, ए कोस थीटा को ही संचरित करेगी। यानी I0 समानुपाती क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, निर्गम प्रकाश की तीव्रता I इक्वल्स टू ए के, और ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा का स्क्वायर, यानी के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और के ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, I0, और क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि एक अध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित होता है, हाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लो ये है और यहां पर ये क्या है, इसकी तीव्रता I0 है, प्रारंभिक प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित। तो जैसे ही इसके अंदर से गुजरेगा प्रकाश तो एक कंपन होगा, एक कंपन होगा तो तीव्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों, आधी हो जाएगी। ये तीव्रता ऐसे नहीं निकलती, कोस स्क्वायर का फैक्टर आएगा, अपन पूरा नियम लगाएंगे। लेकिन अपन को यह है कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदलता है तो यहां तीव्रता है I0 दोनों कंपनों की, लेकिन यहां तीव्रता क्या बन जाएगी, I0/2। तो जब भी क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, तो अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि यदि किसी ध्रुवक पर अध्रुवित प्रकाश पड़ रहा है तो ध्रुवक से निकलने के बाद में उस पर पड़ने वाली तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और यदि मान लो अपन को क्वेश्चन में अगले ने कुछ ही नहीं कहा है कि प्रकाश विश्लेषक पर आपतित हो रहा है, कुछ भी नहीं कहा है, उस समय अपन क्या मान लेंगे दोस्तों, उसको ध्रुवित प्रकाश मानेंगे। और ध्रुवित प्रकाश, जैसे इस पे ध्रुवित प्रकाश जब भी आपतित होगा, ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या है, एक कंपन, कुछ नहीं दिया हो तो अपन ध्रुवित प्रकाश मानेंगे। तो यहां जो तीव्रता होगी, यहां जो तीव्रता मान लो I0 है, तो यहां भी तीव्रता क्या होगी, I0 ही होगी। ऐसा अपन को मान के कैलकुलेशन करनी है ध्यान से। यदि किसी ध्रुवक पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है तो ध्रुवक से निकलने के बाद में तीव्रता कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक तीव्रता की आधी। यानी ये किस पे गिरने वाली तीव्रता है, विश्लेषक पे गिरने वाली तीव्रता है। और यहां यदि ध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक पर आपतित हो रहा है तो यहां जो विश्लेषक पे जो आपतित, यानी ध्रुवित ये है, ध्रुवित ये है, तो यहां गिरने वाली तीव्रता क्या होगी, प्रारंभिक तीव्रता क्या होगी, I0। इस बात का क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वरना तो आंसर में 1/2 का डिफरेंस आ जाएगा। यदि एक पोलराइड से आने वाला I1 तीव्रता का प्रकाश एक दूसरे अन्य पोलराइड पर आपतित होता है तथा दोनों पोलराइडों की प्रकाशिक अक्षों के एक मध्य का कोण क्या है, थीटा है, तो I2 बराबर क्या होगा, I1 कोस स्क्वायर थीटा। कैसे कि जैसे ये
एक के पास एक्सिस है और ये दूसरे के पास एक्सिस है। ये बोल रहा है कि यहाँ इस पर आपतित होने वाला प्रकाश क्या है, I1 है, इन दोनों के बीच का कोण I2 है, और इस थीटा है, इससे निकलने वाला ये कौन सा है, प्रकाशिक ध्रुवक विश्लेषक, और ये क्या है, ध्रुवक। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I2 बराबर I1 और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यानी विश्लेषक पर आपतित होने वाली तीव्रता क्या I1 है और इससे निकलने वाली तीव्रता क्या I2 है। तो I2 बराबर क्या हो जाएगी, I1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यानी दूसरे विश्लेषक से उत्सर्जित तीव्रता क्या है, I2 इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा। मेलस का नियम, विश्लेषक से पारगमित तीव्रता का मान दोनों ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये मेलस का नियम है। इस पे जैसे ही अपन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। और अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ, क्या है भाई, देखो पहली बात है, आदमी, हमारा नेत्र ध्रुवित प्रकाश के लिए, हमारा नेत्र ध्रुवित प्रकाश के लिए असंवेदनशील होता है, असंवेदनशील होता है। यानी अपन आंखों से पता नहीं लगा सकते, असंवेदनशील होता है। किंतु ये पशुओं के लिए, यह पशुओं के लिए सत्य नहीं है। आपने देखा होगा कि लाइट में पशुओं की आंखें हैं, वो किस हिसाब से उनकी आंखें हैं वो बंद नहीं होती हैं, लेकिन अपनी आंखें, जैसे आंखों के सामने यदि लाइट है तो अपनी आंखें बंद हो जाती हैं, पशुओं की आंखें बंद नहीं होते, अपन को उनकी आंखें वो अजीब प्रकार की दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ इसके लिए, ठीक है। और यदि आपतन कोण का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री है तब परावर्तित पुंज अध्रुवित होता है। यदि आपतन कोण का मान, अभी अपन ने किया था ना थीटा पी, यदि आपतन कोण का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री हो तो परावर्तित पुंज क्या होगा, अध्रुवित होता है। परावर्तित पुंज क्या होता है, अध्रुवित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, निकोल प्रिज्म को कैल्साइट क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैल्साइट क्रिस्टल। कौन से क्रिस्टल से, कैल्साइट क्रिस्टल से तैयार किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, टूरमेलिन, कैल्साइट क्रिस्टल और पोलराइड, ये एक प्रकार के ऐसे क्रिस्टल हैं जो अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने के काम में आते हैं। अब देखिए दो न्यूमेरिकल और उसके बाद में ये जो चैप्टर है अपना ये खत्म हो गया, यूनिट खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दिए गए माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री हो तब माध्यम के लिए क्रांति कोण अगले ने पूछा है। तो अपन को ध्रुवण कोण दे रखा है दोस्तों, ठीक है। यहां थीटा पी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो अपन म्यू निकाल ले, तो म्यू इक्वल्स टू 10 थीटा पी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री इक्वल्स टू 10 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3, ठीक है भाई। अब अपन जानते हैं म्यू इक्वल्स टू 1/sin IC। अपन को क्या चाहिए, IC चाहिए, तो IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ, यानी IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3। तो इतना ही आंसर आ जाए। और यदि अपन को वैल्यू दे रखी है तो अपन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि प्रकाश की एक किरण 1.5 अपवर्तनांक, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। म्यू बराबर 1/sin IC, sin IC बराबर 1/μ, IC बराबर साइन इनवर्स 1/μ, और 1/μ की वैल्यू तो IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 क्या हो गया दोस्तों, √3 हो गया। और √3
जैसे अपन 7वें साइन इनवर्स की अपन बात करें तो 1/√3 का मतलब कितना होगा भाई 0.5774, ठीक है। और यहाँ से IC इक्वल्स टू अपन याद रखें तो 35 डिग्री 16 मिनट, कितना हो जाएगा 35 डिग्री 16 मिनट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की एक किरण, तो इस चीज़ को अपन को ध्यान, या तो अपना अगला वैल्यू देगा अपन को या नहीं देगा, तो यहाँ आंसर अपना कंप्लीट हो गया। IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3। प्रकाश की एक किरण 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। अपन को दे दिया अगले ने म्यू दे दिया, एक तो 1.5 और ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो म्यू बराबर क्या हो गया tan θp, ठीक है। तो tan θp बराबर क्या हो गया दोस्तों 1.5, ठीक है। थीटा p इक्वल्स टू कितना हो गया tan इनवर्स 1.5, ठीक है। तो थीटा p बराबर कितना डिग्री कोण आया 56 डिग्री 19 मिनट। अब इसकी वैल्यू भी अपन को देगा या इतना ही कर देगा। अब अपन जानते हैं कि थीटा p प्लस थीटा r 90 डिग्री। अपन ने कहा था कि कोई प्रकाश परावर्तित किरण में तभी समतल ध्रुवित हो सकता है जब आपतन और परावर्तन किरण के बीच का कोण कितना हो 90 डिग्री हो। तो थीटा r बराबर कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा p, यानी 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री 19 मिनट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 33 डिग्री 41 मिनट, 33 डिग्री 41 मिनट, ये इसका आंसर आ गया। आंसर बहुत तसल्ली से अपन को क्या करना है निकाल के करना है। और दूसरी बात, जब भी आप लोग प्रैक्टिस करो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन गुणा भाग दोस्तों अपन को पूरा करके देखना है, अपन को पूरी प्रैक्टिस में लानी है। कई बार अपन क्या करते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे सूत्र लगा देंगे, ऐसे सूत्र लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा, लेकिन वहाँ आप जब कैलकुलेशन करने बैठोगे तो कई बार दशमलव में गलती हो जाएगी, कई बार जीरो में गलती हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, चाहे अभी आपको 1 मिनट ज़्यादा लगे, 2 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन सिंपल भाग भी आता है तो उसको भी आपको करके देखना है। प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि एग्ज़ाम में आपको कम से कम टाइम लगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ जैसे ये मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया और मैंने आपको यहीं छोड़ दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे कर लेना, तो सारे बच्चे भी हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब भी वो करने बैठेंगे हैं क्वेश्चन को तो उनकी कैलकुलेशन इतनी वीक हो जाती है, क्योंकि अपन प्रैक्टिस करते ही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन इतनी वीक हो जाती है कि एग्ज़ाम में अपनी दशमलव में भाग में कहीं न कहीं गलती रह जाती है और गलती रहने से अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता है। और जैसे ही एक क्वेश्चन में 1 आधा मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं तो अपने क्या है अंडर प्रेशर आने लगते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सजेशन है कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं उसको पूरा सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस इस हिसाब से कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश कीजिए कि इसको गुणा करेंगे तो यह आएगा, ये करेंगे तो यह आएगा, क्योंकि मोबाइल आने के बाद में कैलकुलेशन है वो बहुत वीक हो गई हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अपनी जो ये यूनिट है दोस्तों वेव ऑप्टिक्स वाली, ये आज पूरी हो गई है। अब इसकी एक क्लास अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की 1 या 2 क्लास करेंगे और उसके बाद में आगे के यूनिट में मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।